एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और मुझे इस चीज़ का मौका दिया है कि मैं थोड़ा सा अपने ख़यालात का इजहार करूं। जैसा कि मौजू आज का है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मुझसे किसी ने सवाल किया कि भाई ये हाइड्रो की बिजली तो सबसे सस्ती होती है, तो अभी ये नीलम झेलम बना नहीं था, तो उस वक्त मैंने कहा कि यार इतनी सस्ती होती है कि बिजली बनने से पहले ही आप उसका बिल देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नीलम झेलम जो है ना सरचार्ज, वो वापडा के बिलों में टैक्स आता था, शायद अभी भी आता है, लेकिन वो चलता रहा काफ़ी अरसे तक। तो यानी वो बिजली आपको मिल नहीं रही, आप उसकी बिल पे कर रहे हैं पहले से। तो वो तो एक बात हो गई उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जब ये बात हुई थी तो उस वक्त अभी नीलम झेलम जो है वो ऑनलाइन नहीं आया था, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। और उस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता था कि इसके बनने से पहले इसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, लोगों से बिल लिए जा रहे हैं। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट बना, और बल्कि बना तो अभी भी नहीं है, अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है, कंप्लीट अभी भी नहीं है 100%। और बनते बनते इसकी कॉस्ट जो किसी ज़माने में तकरीबन 900 मिलियन US डॉलर्स थी एस्टिमेटेड, वो फिर बनते बनते 900 से एक्सीड करके 1000 को क्रॉस किया उसने, फिर 2000 को क्रॉस किया, फिर 3000 को क्रॉस किया, फिर 5000 को क्रॉस किया, और अभी इट इज़ टचिंग अबाउट 6000 मिलियन डॉलर्स। तो अब एक सोचने की बात है कि जब आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उस प्रोजेक्ट से पहले उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होती है, और जब फिजिबिलिटी स्टडी होती है तो उसमें 2-3 किस्म की फिजिबिलिटीज़ देखी जाती हैं। उसमें फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को देखना होता है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं हमें इसका अल्टीमेटली क्या रिटर्न मिलने जा रहा है। फिर आपने उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी देखनी होती है कि टेक्निकली ये प्रोजेक्ट साउंड होगा कि नहीं होगा, और टेक्निकल फिजिबिलिटी के साथ साथ आपने उसकी जो है वो सोशल फिजिबिलिटी भी देखनी होती है कि सोशल सेक्टर में ये कितना जो है वो साउंड होगा और सोसाइटी को इससे कितना फ़ायदा होगा। और तीसरी चीज़ जो आप चौथी चीज़ जो आपने फिजिबिलिटी में देखनी होती है वो आजकल एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी है, कि आपने ये भी देखना होता है कि लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इस प्रोजेक्ट के क्या होंगे। और जब आप प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो जो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में जिस तरह से प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो रहे हैं उसमें इन चारों फिजिबिलिटीज़ को साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ मिला के मैट्रिक्स की फॉर्म में एनालाइज़ किया जाता है। और फिर जहाँ पे जब आप उस प्रोजेक्ट की ओवरऑल फिजिबिलिटी जब आप बनाते हैं तो उसके बीच में अगर कहीं पे कोई नुकसान हो रहा होता है प्रोजेक्ट में, मसलन एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो आप उसके बीच में मिटिगेशन मेजर्स करते हैं कि उस नुकसान को या तो एलिमिनेट कर दें या उसको कम कर दें, या अगर आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, तो उसकी जगह कोई और ऐसी चीज़ करें कि उसकी किसी दूसरी जगह पे जाके कंपनसेशन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें देख के तो आप एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। स्पेशली बड़े प्रोजेक्ट से मुराद है एनी प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट जो है वो बिलियंस ऑफ US डॉलर्स में जा रही हो, ये काफ़ी बड़ी रकम होती है, बिलियन। और फिर एक और जो पब्लिक सेक्टर में मैंने चीज़ देखी है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से भी मैंने ये बात की है, क्योंकि हम तो इंजीनियर्स हैं, मेरी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की है, तो हम तो नंबर्स के साथ डील करते रहते हैं। हमें तो अंदाज़ा है कि मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, 1000 क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है, लेकिन नॉर्मली लोगों को इतने बड़े नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मेरी अमेरिकन कॉन्सुलेट के एक उनका इकनॉमिक एडवाइज़र है, उसके साथ बात हो रही थी, तो उस वक्त ये डैम फंड पर उसने थोड़ी सी बात की, तो उसने कहा कि ये क्या वजह है कि आपके चीफ जस्टिस ने डैम फंड जो है वो अनाउंस कर दिया है, और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके लिए आपके ख्याल में ये पैसा इकट्ठा हो सकता है। तो मैंने उसको कहा कि शायद उस लेवल के ऊपर, क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस थे फॉर्मर, उनका फील्ड इंजीनियरिंग का नहीं है, वो लॉ के बंदे हैं, शायद वो नंबर्स को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। और जो लोग समझ रहे हैं कि ये डैम फंड से हम आगे चल पड़ेंगे, वो लोग भी, जनरल पब्लिक के लोग हैं, वो भी नंबर्स को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, उनको मिलियन और बिलियन का फ़र्क नहीं पता। तो उसने कहा कि मिलियन और बिलियन का फ़र्क तो मुझे तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। मैंने कहा शायद तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है। मैंने कहा तुम्हें पता है 1 सेकंड कितना होता है? वो कहते हैं हम कितना, मुझे पता है कितना होता है। मैंने कहा अच्छा 1 मिलियन सेकंड्स कितने होते हैं? तो अब वो सोचना शुरू हो गया कि 1 मिलियन कितने होते हैं। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हें नहीं पता मिलियन कितना होता है, 11 दिन होते हैं 1 मिलियन सेकंड। मैंने कहा अब तुम्हें थोड़ा सा पता चला है कि 1 में और 1 मिलियन में कितना फ़र्क है। मैंने कहा तो 1 बिलियन सेकंड कितने होते हैं?
अब फिर वो सोचने लगे, मैंने कहा 34 ईयर्स होते हैं। मैंने कहा अब तुम्हें पता चला कि 1 सेकंड में और 1 मिलियन सेकंड में कितना फ़र्क है, और 1 मिलियन सेकंड में और 1 बिलियन सेकंड में कितना फ़र्क है। तो जिसको ये नहीं पता कि 1 बिलियन जो है वो सेकंड्स में 34 ईयर्स बनता है, जो कि एक नौजवान की ज़िंदगी होती है, या 3 टाइम्स दिस इज़ ए पर्सन हु लिव्स ए वेरी लॉन्ग एज। जो 100 ईयर्स को क्रॉस करता है वो सिर्फ 3 बिलियन सेकंड्स के लिए ज़िंदा रहता है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, बिलियन। तो जब आप एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं और आप कहते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट हम 1 बिलियन में बनाएंगे, तो यू आर नॉट टॉकिंग ऑफ स्मॉल मनी। और फिर वो 1 बिलियन की कॉस्ट एक्सीड करके 6 बिलियन को जाके टच कर जाए, दैट मीन्स देयर समथिंग ग्रेवियसली रॉन्ग। वेयर डिड योर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी गो? आपकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कहाँ रह गई? क्योंकि आपने ज़ाहिर है शुरू में कहा होगा कि जी मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इतना कमाऊंगा, इतने अरसे में प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूरी हो जाएगी, और इतने साल प्रोजेक्ट की लाइफ है, और इतना मैं इसे ओवरऑल इसकी लाइफ साइकिल में पैसा कमाऊंगा। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि जब आप एक प्रोजेक्ट को $1 बिलियन उसकी जो है वो आप इनिशियल कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो 6 बिलियन से ऊपर गई होगी सारे फ़ायदे मिला के। क्योंकि ऑब्वियसली ये जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इनकी लाइफ होती है एक यूज़फुल लाइफ, उसके बाद उनकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। हिलम झेलम प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, वो इस कॉस्ट के साथ आई डोंट थिंक दैट वो इस वक्त वैलिड है। और ये एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम इस मुल्क के टैक्स पेयर सिटीजन्स हैं, हमारा बेसिक राइट है टू इन्फॉर्मेशन कि वो चीज़ जो पब्लिक मनी के साथ बन रही है, जिस पे हमारी जेबों से निकला हुआ टैक्स जो है वो खर्च हो रहा है, हमें उसकी एक्सेस होनी चाहिए। कोई ना कोई वेबसाइट होनी चाहिए, कोई ना कोई गवर्नमेंट आर्काइव होना चाहिए, जिसमें एज एन इंडिपेंडेंट सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री मैं उसमें वॉक इन करूं और मैं कहूं कि हाँ भाई मेरा पैसा तुमने इस पे लगाया था, ज़रा मुझे हिसाब दो। और अभी तो हिसाब लेना बहुत आसान हो गया, आप वेब के ऊपर पोस्ट कर दें, लेकिन आपको कोई इस किस्म की फिजिबिलिटी स्टडी जो की गई है वो पब्लिक एक्सेस में आपको नहीं मिलती। ए पर्सन लाइक मी डज़ नॉट हैव एक्सेस टू इट। तो अगर मेरे पास कोई थोड़ी बहुत एक्सेस आ गई है, तो मैं उस एक्सेस के बीच में और जो मुझे नंबर्स पता चले हैं उसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं जो मैंने डायरेक्टली नहीं देखी। लेकिन फिर वो बात है डॉट्स को कनेक्ट करने की, कि मैं डॉट्स को कैसे कनेक्ट करता हूँ। अब वापडा की स्टेटमेंट है, ये वापडा की वेबसाइट पर लिखी हुई है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी कैपेसिटी है 5150 गीगावाट आवर बिजली प्रोड्यूस करने की। यानी ये तकरीबन आपका जो एक यूनिट होता है ना वो 1 किलोवाट आवर का होता है, और 5150 गीगावाट आवर का मतलब है कि तकरीबन 5000 मिलियन यूनिट्स, तो इतनी वो एक साल में प्रोड्यूस करता है। अब साथ ही वापडा ने कहा कि हम इसका जो यूनिट है वो 13 रुपये 50 पैसे का बेचेंगे। अब जनरली जब आप बात करते हैं हाइड्रो पावर की कीमत की, तो वो कहते हैं कि ये हाइड्रो की बिजली सबसे सस्ती होती है, और ये 13 रुपये 50 पैसे इसकी कीमत लगा रहे हैं, जबकि जब बात होती है तो कहते हैं 2 रुपये की बिजली है। यही कहते हैं ना, 2 रुपये की मिलती है, 3 रुपये की मिलती है, 1.5 रुपये की मिलती है, लेकिन ये फिर 13 रुपये की क्यों बेच रहे हैं? अब हम देखते हैं कि ये 13 रुपये की बनती है कि नहीं बनती। अगर इसमें आप देखें तो इस कीमत पे जब जितनी ये प्रोडक्शन करता है आपका यूनिट, अब ये वापडा की अपनी फिगर है, अब मैं इसको थोड़ा सा अपने नंबर्स में लेके आ रहा हूँ। साथ ही वापडा ये भी कहता है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 50 बिलियन रुपीस की सालाना अर्निंग होगी, नेट अर्निंग 50 बिलियन रुपए की, यानी 50 अरब रुपए की सालाना अर्निंग होगी, और 50 अरब रुपए इस वक्त तकरीबन $400 मिलियन बनते हैं, यानी इतना ये हर साल कमाएगा। अब ये भी वापडा की फिगर है। फिर एक और फिगर है, वो कहते हैं कि जी 47 बिलियन यानी 47 अरब रुपया हर साल इसकी डेट सर्विसिंग में जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि डेट सर्विसिंग में जो आपका पैसा जा रहा है वो तकरीबन उतना ही है जितना आप कमा रहे हैं। तो ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है कि जिसमें आप जितना कमा रहे हैं वो पूरे का पूरा आप डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं, और ये डेट सर्विसिंग का टाइम इन्होंने 20 साल का रखा हुआ है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और क्रिटिकली एनालाइज किया है। जब आप ये 5150 गीगावाट आवर की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप 50
अरब रुपए की बात करते हैं और 13 रुपये 50 पैसे की बात करते हैं, तो इन नंबर्स को मैंने मिला के देखा कि इसमें वापडा का एक अपना फैक्टर है, बल्कि दो फैक्टर्स हैं। जो प्रोजेक्ट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है उसकी, वो है 969 मेगावाट। इस 969 मेगावाट की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो तकरीबन 700 मेगावाट है, यानी 70% के ऊपर आप ऑपरेट करते हैं। आप 100% पे कभी भी ऑपरेट नहीं करते इस तरह के यूनिट्स को। तो इसके बीच में वो फैक्टर 70% वाला शामिल है। उसके बाद में जो वापडा के इस्टेब्लिश्ड लाइन लॉसेज हैं ऑफिशियल, वो 25% है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स में लिखे हुए 25%। मेरी वापडा के कुछ इंजीनियर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये 25% तो वर्ल्ड बैंक वाले बताते हैं, एक्चुअल हमारे लॉसेज जो हैं वो 42 से 47% तक जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट डबल जो उनकी वर्ल्ड बैंक की फिगर है। चले, मैं अभी उस अनऑफिशियल की तरफ नहीं जाता, मैं सिर्फ ऑफिशियल की बात करूँ तो 25%। तो वो 25% भी इस कॉस्ट में शामिल है। यानी अगर आपका यूनिट जो आपने लगाया है वो 70% पे ऑपरेट करे, उसके बाद में ग्रिड में बिजली डाले और 25% लॉसेस पे कंज्यूमर को वो बिजली फाइनली मिले, तो कंज्यूमर ने वो बिल पे करना है जो उसके मीटर के ऊपर आ रहा है, ना कि जो पावर ग्रिड में आ रहा है। 25% लॉसेस के बाद जो उसका मीटर चलता है उस पर उसने बिल पे करना है। उस पर अगर वो 13.5 पे कर रहा है तो वापडा जो है वो लगभग 50 अरब रुपया कमा सकता है। यानी अब आप ये देखें कि ये जो 50 अरब है ये $400 मिलियन बनता है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 6,000 मिलियन। तो स्ट्रेट अवे आपको कितने साल चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए? आपको तकरीबन 15 साल चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए। लेकिन ये तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके ऊपर कोई डेट भी लगेगा, डेट उसका मार्कअप भी लगेगा प्रिंसिपल के ऊपर। अब जब आप इसमें मार्कअप डालते हैं तो अब मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कितना मार्कअप है। अगेन ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरा राइट है कि मुझे पता होनी चाहिए, लेकिन मुझे ओपनली नहीं मिलती। अगेन मैं एजम्पशंस करता हूँ बेस्ड ऑन सम डेटा। वर्ल्ड बैंक ने जो पिछले 7-8 साल में आपको कर्जे दिए हैं उस पे वर्ल्ड बैंक का जो मार्कअप रेट है दैट वेरीज बिटवीन 7.5% टू 15%। ये वेरिएशन है उसकी। जो बड़ा कर्जा है, लॉन्ग टर्म कर्जा है, उस पर मार्कअप कम है, जो छोटा और शॉर्ट टर्म कर्जा है उस पर मार्कअप ज़्यादा है। अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ 7% जो मिनिमम है, मिनिमम मार्कअप में 7% रखूँ इसके ऊपर, तो मेरी ये जो 50 बिलियन की इनकम है या $400 मिलियन है, ये उस मार्कअप को भी पूरा नहीं करता। इसका मतलब है कि मुझे उसकी किस्त देने के लिए ये सारी कमाई और उसके बाद में किसी और सेक्टर से पैसा उठा के इसमें डालना पड़ेगा, फिर मेरा प्रोजेक्ट जो है उसका डेट पूरा होगा। और अगर मैं इसको 5% मार्कअप पे रखूं इस कर्जे को, तो तकरीबन 33 से 34 साल लगते हैं मुझे सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए। अब ये मैं वर्ल्ड बैंक के जो फिगर्स हैं मैं उनके ऊपर चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट में एक्चुअल क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कितना इनका लोकल है, कितना इनका जो है फॉरेन डेट है, किसके ऊपर कितना प्रॉफिट देना है और कितने इंस्टीट्यूशंस ने इसके बीच में कंट्रीब्यूट किया है, किस किस इंस्टीट्यूशन का कितना कितना मार्कअप है। लेकिन अगर मैं 5% पे भी चला जाऊं तो 33 ईयर्स चाहिए आपको इसको सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए, जबकि इसका जो रिजर्वायर है उसकी जो लाइफ है वो 40 ईयर्स है। यानी 33 साल तक मैं इसको सिर्फ ब्रेक इवन करूँगा और उसके बाद में बाकी मशीनरी चल भी रही है तो रिजर्वायर सिल्टअप हो जाएगा और आप टनल में पानी नहीं डाल सकेंगे। और ये जो 40-45 ईयर्स जो इन्होंने लाइफ दी है, ये भी इनका बड़ा ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट है। और इनके इस एस्टीमेट की कलई उस वक्त मेरे सामने खुल गई जब मैं प्रोजेक्ट को विज़िट करने के लिए किसी तरह से पहुंच गया। वहाँ पे इनके जो गेट्स हैं जिनमें से पानी निकलना होता है, उन गेट्स में वैसे तो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड गेट्स हैं, बड़ी उसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मशीनरी लगी हुई है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। लेकिन जिस वक्त उन गेट्स की मेंटेनेंस करनी होती है तो उसके डैम के ऊपर एक क्रेन है, उसके ज़रिए उसके बीच में जो है ना वो स्टॉप गेट्स डालते हैं और फिर जिस वक्त गेट रिपेयर हो जाता है तो स्टॉप गेट्स को निकाल लेते हैं, या गेट की मेंटेनेंस हो जाती है तो उसको निकाल लेते हैं। तो वो पीरियोडिक मेंटेनेंस का एक तरीका है। वो लोहे के गेट आप देखें जाके तो दे आर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े गेट्स हैं और बहुत बड़ी ऊपर एक क्रेन लगी हुई है जो उनको ऊपर और नीचे कर सकती है। जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर गए तो मैंने देखा कि वो जो गेट्स हैं ना वो कहीं बीच में उन्होंने डाले थे और उसके बाद में बाहर आए हुए थे, तो उनके बीच में मिट्टी बहुत ज़्यादा थी।
वो बेसिकली वो मिट्टी है जो दरिया के साथ डैम के रेजरवायर में भर रही है। तो वहाँ के अगेन कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब पहली दफ़ा हमने गेट्स को निकालना था क्रेन के ज़रिए, तो इनके बीच में इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि हमारी मशीन जो जिसके वो आर्म्स पानी के बीच में जाते हैं और फिर उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, और वो सेंसर से उस गेट के उन हुक्स को और होल्स को ढूंढ लेते हैं जिसके बीच में जाके वो क्रेन के आर्म्स फिट होते हैं और उसको ऊपर खींच लेते हैं। तो उनके बीच में इतनी मिट्टी थी और इस कदर उसके ऊपर वो आ चुकी थी रेत और मिट्टी कि सेंसर्स वो अपनी पॉइंट्स ढूंढ ही नहीं सके। उसके लिए चाइना से डाइवर्स मंगवाए गए जिन्होंने नीचे आके उनको होल को साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद क्रेन ने उस गेट को पकड़ा। जब क्रेन ने गेट को पकड़ के ऊपर करने की कोशिश की तो उसके बीच में इतनी ज़्यादा मिट्टी भरी हुई थी कि क्रेन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको उठा सकती। तो उसके बाद में फिर मैन्युअली उन्होंने उन गेट्स के बीच में से डाइव करके मिट्टियाँ निकाली और फिर उसको ऊपर किया। तो ये तो अभी इस साल की बात हो रही है कि अभी डैम जो है वो फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ, तो अभी उसमें इतनी सिल्ट आ गई है। तो अगर इनके एस्टिमेट्स हैं कि 45 ईयर्स इसके रेजरवायर की लाइफ है, उसके बाद ये सिल्ट अप हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनके एस्टिमेट बहुत अच्छे होते तो गेट्स के बीच में इतनी मिट्टी निकलती कि उनकी क्रेन की पावर को एक्सीड कर जाती और उनको डाइवर मंगवाने पड़ते। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये रेजरवायर जो है ये एक्चुअली 40 साल निकालेगा। कोई पता नहीं कि ये 20 साल में सिल्ट अप हो जाए, और 20 साल तक तो आपने प्रोजेक्ट को ब्रेक इवन भी नहीं किया होगा, फिर इसका पैसा कहाँ से देंगे। तो ये इसके बीच में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह से इस प्रोजेक्ट की जो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जो है इस कॉस्ट के ऊपर पूरी होती है। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट बेसिकली गैर मुल्कियों ने बनाया, और उन गैर मुल्कियों के वहाँ पे कॉलोनियाँ भी हैं, बड़े बड़े कैंप्स बने हुए हैं वहाँ पे। और हालत ये है कि उन कैंप्स के बाहर हमारे ही लोग बंदूकें लेके खड़े हैं और बड़े बड़े लाल रंग के बोर्ड लगे हुए कि करीब आना मना है। यानी एक तो होता है अंदर आना मना है, अंदर देखना मना है, झांकना, उन्होंने लिखा करीब आना मना है। यानी आप उस गेट के करीब भी नहीं जा सकते, और अगर आप खुदा ना खास्ता कोई इमेजिनरी लाइन जिसका मतलब है कि आप करीब आ गए हैं उसको आप क्रॉस करें तो बंदूकों वाले आपके सामने आ जाते हैं, कहते हैं हाँ जी किधर से आए हो, बताओ, कार्ड दिखाओ, ये करो वो करो। तो ये तो हालत है हमारी। फिर वो जिनको हम इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो लोग कर क्या रहे हैं। फॉर्चुनेटली हम उनके करीब आ गए और हमने उनको काम करते हुए देखा, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये मैं आपको बताता चलूँ, जो प्रोजेक्ट के जहाँ से पानी डाइवर्ट होता है ना दरिया नीलम के ऊपर, उस जगह पे ऊपर कुछ आबादी है और उस आबादी के और उसके दरमियान में इनकी वापडा की कॉलोनी बन रही है जहाँ पे ऑपरेटिंग इंजीनियर्स और उनका स्टाफ वगैरह होगा, ऑफिस वगैरह होंगे उनके। तो उस जगह पे नीचे से ऐसे करके ना, रोड के नीचे से ऐसे करके एक ज़िगज़ैग किस्म की रोड ऊपर आ रही है। वो रोड इस वक्त बन रही है और वो रोड आगे आबादी को भी कनेक्ट करती है। तो ऑब्वियसली वो रोड आबादी के लिए नहीं बन रही, वो प्रोजेक्ट के लिए बन रही है। आबादी का अगर उसमें फ़ायदा हो जाता है तो उसको कोट एंड कोट इंसिडेंटल है। बहरहाल वो रोड बन रही थी। अब जिधर आप इतना बिलियंस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो कॉल्ड द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द 21st सेंचुरी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपको नज़र आती हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस आपको नज़र आती हैं, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट होंगी। अब हमने इसमें कुछ थोड़ा सा आर्ट देखा। आर्ट डेफिनेटली था। आर्ट क्या था कि वहाँ पे एक कंक्रीट की रोड पोर हो रही है, उसके बीच में नॉर्मली जब आप रोड बनाते हैं, आप एक तरफ काम कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ आपने बाकायदा कॉरिडोर दिया होता है नॉर्मल ट्रैफिक के पास होने के लिए, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट दी नॉर्मल ट्रैफिक कि वो जो वापडा के लोग हैं उनकी है, बल्कि आगे आबादी है, आगे गांव है जिसको ये रोड कनेक्ट करती है। तो हमने ये देखा कि एक साइड पे काम हो रहा है, दूसरी साइड पे उन्होंने कोई प्रोविज़न नहीं दी हुई लोकल्स के गुजरने की। यानी एक तो है कि आपने गाड़ियों के गुजरने की प्रोविज़न नहीं दी, क्योंकि ज़ाहिर है पहाड़ी इलाका है, रिस्ट्रिक्टेड जगह होती है, नॉर्मली आप गाड़ियों को रोक लेते हैं, काम करते हैं, फिर उनको जगह दे देते हैं। लेकिन पैदल चलने वालों के तो लिए आप थोड़ा सा रखें ना, उसके लिए तो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। हमने देखा कि बच्चे, फैमिलीज़, औरतें, वो भी वहाँ से गुजर रहे हैं और किसी किस्म की कोई प्रोविज़न नहीं है, किसी किस्म की कोई सेफ्टी प्रोविज़न नहीं है, किसी किस्म की कोई लेन मार्किंग नहीं है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि आपने अपने प्रोजेक्ट की साइट को किस तरह से मैनेज किया हुआ है फॉर लोकल ट्रैफिक। दूसरी चीज़ हमने देखी कि वहाँ पे कंक्रीटिंग कर रहे थे। कंक्रीटिंग के लिए यह है कि उन्होंने रोड की पेवमेंट के ऊपर फॉर्म वर्क लगाया हुआ था, जो सरिया वरिया होता है, साथ उन्होंने फटे लगाए हुए थे, उसके बीच में उन्होंने कंक्रीट पोर करनी थी। तो
कंक्रीट पोर करने के लिए जो रेडी मिक्स कंक्रीट है उसको जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये ट्रांजिट मिक्सर होता है एक मशीन, वो पीछे आपने देखा होगा ड्रम सा होता है वैसे घूम रहा, तो उसके बीच में कंक्रीट होती है। वो कंक्रीट आप डालते हैं कंक्रीट पंप के बीच में और कंक्रीट पंप उसको जिस जगह पे पोर करना होता है वो पोर कर देता है। लेकिन पहली चीज़ तो देखा कि रेडी मिक्स कंक्रीट पता नहीं कहाँ से आ रही थी, लेकिन वो एक डंपर में आ रही थी। ये जो बजरी उठाने वाला डंपर होता है ना, उसमें रेडी मिक्स कंक्रीट आई है। उसने ऐसे करके वो कंक्रीट जो वो मिट्टी के ऊपर फेंक दी है और उसके बाद में कंक्रीट पंप नहीं है, एक एक्सकेवेटर होता है जिसकी ऐसे करके बकेट होती है, वो ऐसे करके मिट्टी खोदता है। वो एक एक्सकेवेटर आता है और वो उस मिट्टी के ऊपर पड़ी हुई कंक्रीट को उठाता है और ऐसे करके ना उसके बीच में पोर करना शुरू कर देता है। तो ये आर्ट था और वहाँ पे गैर मुल्की इंजीनियर्स खड़े हैं और सुपरवाइज कर रहे हैं। और मज़े की बात यह कि इस प्रोजेक्ट का जो क्लाइंट है पाकिस्तान की तरफ से वो वापडा है। वापडा का वहाँ पे कोई इंजीनियर नहीं है। अब मतलब है कि इस तरह की शौकी प्रैक्टिसेस के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये चीज़ तो जो मुझे सामने नज़र आ गई। अब मुझे नहीं पता कि वो जो 62 किलोमीटर्स की उन्होंने टनलिंग की है उसके बीच में क्या क्या उन्होंने आर्ट फॉलो किया है। तो मैं तो बहुत डाउटफुल हो गया हूँ ये देख के कि यार इतनी बैड प्रैक्टिसेस जहाँ पे हो रही हों तो उस प्रोजेक्ट में और क्या क्या होगा जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो कंक्रीट के नीचे दफन हो गया। और फिर ये जो आपका अगर जो डैम होता है, अगर खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो जाए तो इट इज़ वर्स दैन ए बॉम्ब, वर्स दैन ए लार्ज, बल्कि मैं तो कहूँगा एक एटम बॉम्ब की तरह होता है जो एक पूरे शहर को तबाह कर देता है। अगर आप किसी भी डैम के आप डिज़ास्टर्स देखें, इवन छोटे छोटे डैम जो दुनिया में टूटे हैं, उन्होंने जो तबाही मचाई है वो अगर आप कभी गूगल पे आपको मिल जाती हैं चीज़ें, आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इवन ब्रेकेज ऑफ ए स्मॉल डैम इज़ ए बिग डिज़ास्टर। तो ये डिज़ास्टर, एक तो ये मुझे इन प्रैक्टिसेस में आई एम वेरी शेकी अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि ये कैसे हुआ है। फिर एक और चीज़ जो इसके डिज़ाइन में देखी, और ये चीज़ वापडा के डॉक्यूमेंट्स में भी लिखी हुई है, वो कहते हैं ये जो डैम की वॉल है ना, जो बेसिकली आपने दरिया के बीच में एक प्लग लगाया है पानी रोकने के लिए, उस प्लग के दो हिस्से हैं। एक कंक्रीट का ग्रेविटी डैम है और एक हिस्सा जो है वो रॉक एंड अर्थ का है। यानी कंक्रीट की समझ आती है कि वो कंक्रीट का ब्लॉक है जिसने पानी को रोका हुआ है, उसके आगे बाकी जो है उसके बीच में बेसिकली रॉक, मिट्टी और बजरी को उन्होंने कूट के भर दिया और इस तरह करके वो कच्चा डैम बना दिया। अब ये कच्चा बनाने की क्या ज़रूरत थी? इस जगह की जियोलॉजी में एक फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट लाइन बेसिकली एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे अर्थ की जो क्रस्ट है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। अपरेंटली आपको पता नहीं चलता, लेकिन जियोलॉजिकली अंडरग्राउंड वो दो सेपरेट प्लेट्स हैं जो इस तरह से कनेक्ट हुई हुई हैं। और जो ये जो प्लेट्स होती हैं ये अर्थक्वेक स्क्वायर में मूव करती हैं। ये इस तरह से भी मूव करती हैं, इस तरह से भी मूव करती हैं। और इंजीनियरिंग टर्म्स में हम कहते हैं कि ये जो है ना अर्थ क्रस्ट के बीच शेयर स्ट्रेसेस क्रिएट करती हैं। शेयर, कैंची को भी शेयर कहते हैं जो ऐसे करके काटती है, तो इस तरह से है या इस तरह से है, दोनों तरीके से ये शेयर में आती हैं। अब ये जो आपके डैम की वॉल है ना, इसके बिल्कुल नीचे से आपकी वो प्लेट गुजर रही है, आपकी फॉल्ट लाइन गुजर रही है। अब फॉल्ट लाइन के ऊपर आपने बंद बना दिया। अगर ये फॉल्ट लाइन थोड़ा सा ऐसे होती है या ऐसे होती है तो आपका डैम जो वहाँ से शेयर ऑफ हो जाता है। शेयर ऑफ का मतलब है वो टूट जाएगा। अब इन्होंने अक्लमंदी क्या की है, या अगेन आर्ट जो वो लेके आए हैं, आर्ट उनका ये है कि जो तो उनका कंक्रीट का पार्ट था उसको तो उन्होंने सेपरेट रखा है, और जिस जगह से वो लाइन गुजरी थी ना उधर उन्होंने रॉक और अर्थ फिल कर दिया है। अब जो कंक्रीट है उसके बीच में सरिया डला होता है जो बेसिकली शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी ये जो इस तरह की मूवमेंट है। अब जो आपकी नॉर्मल मिट्टी और पत्थर को आपने कंपैक्ट करके वहाँ पे भर दिया है, उसके बीच में इस किस्म की कोई शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं है। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक और इन केस ऑफ ए फॉल्ट मूवमेंट, आपकी अगर फॉल्ट यूँ होती है या यूँ होती है तो आपकी वो जो रॉक और अर्थ फिल है दैट विल ब्रेक। सो दिस डैम is actually designed to break in case of serious movement of the fault line, which means कि उसके पीछे तकरीबन 8 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। जब वो वॉल टूटती है तो वो पानी वहाँ से इट विल कम आउट लाइक ए बॉम्ब, और नीचे वो वैली में तबाही मचाता हुआ आगे जाएगा। 8 मिलियन क्यूबिक मीटर इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये डैम जो है इट हैज़ बीन डिज़ाइन टू बर्स्ट
अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। अब इस इतने बड़े रिस्क और इतने बड़े आप यूँ कह लें कि डेंजरस डिज़ाइन के ऊपर इन्होंने ये डैम खड़ा कर दिया। हम नीचे गए, लोगों से पूछा, हमने कहा कि यार तुम्हें पता है कि ये डैम तो अर्थक्वेक में टूटने के लिए बना है, क्योंकि अब वो जो बनाने वाले हैं उनका आर्ट जो है वो कहते हैं कि जी हमारी कंक्रीट इस तरफ लगी हुई है, हमारे डाइवर्जन टनल्स इस तरफ बनी हुई हैं, और ये सारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर ये बहुत महंगा है, अगर अर्थक्वेक आता है तो इधर से ये अर्थ का पार्ट टूट जाए, पानी निकल जाए, वो जो आगे तबाही करता है वो करता रहे, लेकिन उसके बाद में हम दोबारा मिट्टी भर के अपना काम दोबारा शुरू कर देंगे, तो हमारा डैम तो ठीक रहेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होगा। आप 400 मिलियन रुपए हर साल के कमाते रहेंगे और हमारी जेब में डालते रहेंगे। सो दिस इज़ हाउ द डैम इज़ डिज़ाइन। तो कम्युनिटी से हमने पूछा कि यार तुम्हें पता है कि ये डैम जो है ये बस्ट होने के लिए बना हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो नहीं पता, किसी को नहीं पता वहाँ पे कि इसके डिज़ाइन में दिस फॉल्ट लाइन, दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन हैंडल्ड। अब अगेन पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मुझे पता होना चाहिए एज ए सिटीज़न कि इसकी इन्होंने कोई SOPs लिखी हैं कि अगर बस्ट होना है तो बस्ट होने की वार्निंग क्या होगी, नीचे कौन कौन से लोग हैं जो इम्पैक्ट होंगे, कौन कौन सा एनवायरनमेंट है जो इम्पैक्ट होगा, उसको वार्निंग कैसे दी जाएगी, उसकी मिटिगेशन कैसे की जाएगी, या उन्होंने कोई वहाँ पे ऐसी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की चीज़ें थी, लोगों के घर थे, उन आबादियों को वहाँ से उन्होंने डिस्प्लेस किया है कि नहीं किया, कि वो अभी हार्म्स वे में आ रहे हैं। जब लोगों को ही नहीं पता तो आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग की है। अगर की है तो दैट शुड बी पब्लिकली शेयर्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द राइट ऑफ द पब्लिक टू नो इट। तो उनको ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। अब उन्होंने शेयर भी नहीं की, लोगों को भी नहीं पता, और वो उन्होंने बना के रखा हुआ है कि भाई डैम टूटता है तो टूटे, हमारे स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी मिट्टी डाल के दोबारा चला देंगे। उसके बाद में एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको कहा गया था कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। यानी रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि बस दरिया चलता रहेगा, प्रोजेक्ट आपका बिजली बनाता रहेगा और दरिया को कुछ नहीं होने लगा। तो जो मेन कम्युनिटी जो इस डैम के डाउन स्ट्रीम है वो आपका ये मुजफ्फराबाद है, जो कि कैपिटल है आज़ाद कश्मीर का, ये लोग हैं। तो इन लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि दरिया के साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि जब इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया तो सिर्फ प्रोजेक्ट की साइड को इन्होंने थोड़ा सा ऐसे वो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कॉफर डैम कहते हैं, वो कॉफर डैम्स बना के साइड से एक उन्होंने डाइवर्जन टनल बनाई, आधे किलोमीटर की वो टनल थी, वो ऐसे करके पहाड़ी में से निकल के एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ आ गई और दरिया अपरेंटली चलता रहा और ये प्रोजेक्ट बनता रहा। अब जिस वक्त दरिया में प्रोजेक्ट बन गया तो बनने के बाद इसका पानी जो है वो 2 टनल्स के थ्रू पहाड़ियों के नीचे से होता हुआ तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर दूर जाके दरिया झेलम में वो क्या नाम था उस जगह का, पीर चिलासी था सर, क्या नाम था उसका, हाँ नौशहरी पे तो ये बना हुआ है ना, डाइवर्जन बनी हुई है, मुझे नाम भूल रहा है, वो मुजफ्फराबाद से थोड़ा नीचे दरिया झेलम के पास एक जगह है, छतर क्लास, यस छतर क्लास है जगह का, छतर क्लास के ऊपर वो टनल आके निकलती है। तो अब नौशहरी से लेके छतर क्लास तक का जो दरिया है उसके बीच में जो पहले पानी आ रहा था नीलम का, अब वो नहीं आ रहा। उस पानी के ना आने की वजह से एक तो ये कि जो दरिया था आपका, जो तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर का सीनिक दरिया था आपका, उसकी वो सीनिक वैल्यू ख़त्म हो गई। उसमें अब पानी इस तरह से चल रहा है जैसे कोई छोटा सा नाला होता है, और उस पानी के इर्द गिर्द ये जो नीलम वैली है ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत टूरिस्ट आता है यहाँ पे। और इस दरिया के साथ साथ मुजफ्फराबाद से निकलते ही जैसे ही आप इस वैली में एंटर होते हैं तो दोनों तरफ बहुत किस्म के बिजनेसेस थे, जो पानी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जिसके ऊपर ये बिजनेसेस थ्राइव कर रहे थे। होटल बने हुए थे, जो मतलब है कि रिवर व्यू था, और इस तरह से और बहुत सी जगह थी। वो सब के सब अब एक छोटे से नाले के ऊपर हैं, एंड टूरिस्ट्स जो सयाह आते हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे कोई सीन और कोई सीनिक वैल्यू नहीं नज़र आती, और उसकी वजह से बिजनेसेस को नुकसान हो रहा है। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब दरिया चल रहा था तो एक चीज़ होती है माउंटेन हाइड्रोजियोलॉजी, कि जो दरिया चलते हैं पहाड़ों के बीच में, क्योंकि पहाड़ जो हैं वो जैसे मैंने आपको बताया इसके बीच में फॉल्ट लाइन भी है, और ये पहाड़ों की बड़ी इंट्रिकेटेड और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जियोलॉजी होती है, और उसके बीच में पानी जो है वो सीप करके जाता है, इस तरफ से जाता है, इस तरफ से आकर निकलता है, चश्मे जो फूटते हैं।
वो चश्मे जो हैं ये हो सकता है कि नीलम दरिया जिसमें अब पानी नहीं आ रहा, ये कितने चश्मों को फीड करता हो, कितने चश्मों के साथ कनेक्टेड हो। उन चश्मों में पानी या तो कम हो गया या ख़त्म हो गया। और पहाड़ी इलाकों में जो आबादियाँ और गाँव हैं उनकी डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि किसी ने आके एक चश्मे के साथ आके घर बनाया और करते करते वो 100-150 साल में गांव बन गया। तो वो चश्मा वो उसकी लाइफ लाइन है। और इस वक्त बहुत से चश्मे ऐसे हैं जो खुश्क हो गए हैं क्योंकि आपने दरिया का पानी निकाल के तो इधर से उधर कर दिया, आपने ऊपर से हाइड्रोलॉजी चेंज कर दिया और जो नेचुरल हाइड्रोलॉजी थी वो डिसरप्ट हो गई है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सर्वे मेरी नज़र से नहीं गुजरा। इसमें अब आपके सोशल भी आ जाता है और एनवायरमेंटल, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और वो जो आबादियाँ इम्पैक्ट हुई हैं, किन लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है, किन लोगों का रोज़गार ख़राब हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं, यू डोंट नो। फिर एक और चीज़ वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व की, ये इससे पहले मैं इस वैली में गया था, अभी ये डैम बनना शुरू हो चुका था लेकिन दरिया में उस वक्त पानी शानी चल रहा था। तो मैं वहाँ पे गया तो एक जगह पे ना एक चश्मा था जो पहाड़ी के ऊपर से आ रहा था और रोड का बेंड था। तो उस चश्मे के आगे जो है ना, रोड के बेंड के साइड के ऊपर एक छोटा सा खोखा था, वो बंदा पकोड़े बना रहा था। तो हम उधर से गुजरते हुए रुके, उसके पास बैठे, पकोड़े शकोड़े खाए उसके पास, गपशप लगाए उसके साथ और फिर हम आगे चले गए। अभी जाते हुए जब मैं उस पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार इधर तस्वीरें लो, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब वहाँ पे एक बड़ा रेस्टोरेंट बन चुका था, आबशार में पानी आ रहा था और उसके साथ एक बहुत बड़ा जंक यार्ड था मटेरियल का, जिसके बीच में पुराने गर्डर्स और पुरानी गाड़ियाँ और उसका बहुत बड़ा कबाड़ खाना बना हुआ था वहाँ पे, और एक बड़ा रेस्टोरेंट था वहाँ पे। लेकिन वो छोटा खोखा नहीं था वहाँ पे। अब ये इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है, वो छोटा खोखा किधर गया, उस आदमी का रोज़गार किधर गया जो पहले वहाँ पे था, और अब इस प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पे वो जंक यार्ड बन गया। ज़ाहिर है जिधर इतना बड़ा जंक यार्ड बना है, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे होती रही एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से उस खोखे वाले को पुश आउट कर दिया गया और बड़ा बिजनेस आ गया। तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं और ये सारा इसी प्रोजेक्ट की वजह से ये हो रहा है। तो ये छोटी छोटी सोशल सस्टेनेबिलिटी की चीज़ें हैं जो मुझे मिसिंग नज़र आई हैं वहाँ से। अगर इन पर कोई काम हुआ है तो अगेन वो रिपोर्ट्स मेरी एक्सेस में नहीं है। उसके बाद में दो चीज़ें और डैम के ऊपर देखी। एक तो पोल्यूशन देखी हमने बहुत ज़्यादा, यानी वो जो उसकी लेक डैम के ऊपर बनी है, उस लेक के पीछे से जो दरिया के बीच में गंद आता है और उसमें मोस्टली ये जो फ्लोटिंग डेब्रीज हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें, और क्योंकि इस जगह पे टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा है तो बच्चों के पैम्पर्स, टिश्यू पेपर, जो दुनिया जहान की चीज़ें हैं वो दरिया में डंप की जाती हैं। वो सारी की सारी जो हैं वो डैम की जो दीवार है ना उसके साथ आके इकट्ठी हुई थी। अब वो चीज़ें अगर बह के तो दरिया की टनल में चली जाएं और पावर हाउस में चली जाएं तो वो मशीनरी को ख़राब कर सकती हैं। तो उसको उठाने के लिए उन्होंने काफ़ी महंगी मशीन वहाँ पे लगाई हुई थी, जो अगेन क्रेन ऐसे रेल्स के ऊपर चलती है, उसके साथ बड़े बड़े वो जो हैं वो हॉपर्स लगे हुए हैं, वो जितनी भी फ्लोटिंग डेब्रीज हैं उनको उठाते हैं और उठाने के बाद एक ट्रॉली है उसके बीच में डंप कर देते हैं। और इवन जो दरख्तों के तने वगैरह आ जाते हैं उनको उठाने वाली भी एक चीज़ है, वो उससे उठा के वो भी उसके बीच में रख देते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ये ट्रॉली है और ये हम इधर से जितनी भी फ्लोटिंग डेब्रीज आती हैं दरिया की, ये हम साफ़ कर देते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा। मैंने कहा चलो ये दरिया में पोल्यूशन तो आ ही रही है, ये इधर से क्लीन कर देते हैं तो कम से कम नीचे डाउन स्ट्रीम जो है उसमें ये चीज़ें नहीं जा रही। तो हमारे एक साथी ने उनसे पूछा, यार ये जो आप निकालते हैं इस ट्रॉली के बीच में भर देते हैं, फिर ये ट्रॉली आप कहाँ पे डंप करते हैं? उन्होंने कहा नीचे जाकर दरिया में डंप कर देते हैं। तो इससे आर्ट है सारा। उसके बाद फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे देखी हमने वो ये थी कि वो जो उनके गेट्स और मशीनरीज और क्रेन्स और इन सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ी बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं, हैवी ड्यूटी किस्म के जो उसमें वो गेट्स हैं, हाइड्रोलिक पंप्स हैं, वो सारे बिजली से ऑपरेट होते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि ये जो आपकी बिजली है, आपका पावर हाउस तो उधर है नीचे, इधर से 30-35 किलोमीटर दूर है, तो आपका ये जो बिजली आ रही है इसको ऑपरेट करने के लिए ये कहाँ से आती है? तो उन्होंने कहा कि ये इधर ग्रिड स्टेशन है एक वापडा का,
ये उससे आती है। मैंने कहा इस ग्रिड स्टेशन पे बिजली आपका वो पावर हाउस दे रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये वापडा की नॉर्मल बिजली है, तो ये इससे हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये बिजली तो आपके पास डेडिकेटेड आती होगी। उन्होंने कहा नहीं, 4 घंटे की लोड शेडिंग भी होती है। मैंने कहा यार, यू आर ए पावर हाइड्रो पावर जनरेटिंग सेटअप, और आप सो कॉल्ड 1000 मेगावाट की पावर जनरेट कर रहे हो, और आप बिजली जो है वो उसमें लोड शेडिंग है आपकी। तो मैंने कहा भाई आपका ये गेट एफर्ट्स करें, ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट करते करते पीछे बिजली चली जाती है तो क्या होगा? वो कहते हैं हम उसके लिए बैकअप जनरेटर लगा रहे हैं यहाँ पे। और फिर हमने बैकअप जनरेटर की जगह जाके देखी और बैकअप जनरेटर का साइज़ पूछा। उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा यार ये मशीनरी तो बहुत हैवी है, इसको तो ठीक ठाक आपको बिजली चाहिए। उन्होंने कहा जी 800 किलोवाट का हम इस पर बैकअप जनरेटर लगा रहे हैं, जो कि तकरीबन 1 मेगावाट बनता है। मैंने कहा यार दैट्स ए ह्यूज जनरेटर, तो वो उसको कैसे आप चलाएंगे? उन्होंने कहा उसके लिए हमने ये डीजल का टैंक बनाया, तकरीबन जितना ये कमरा है ना, इतना इससे तकरीबन आधे साइज़ का डीजल का टैंक था। उस डीजल के टैंक से वो जनरेटर चलाएंगे और जनरेटर चला के हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को ऑपरेट करेंगे। तो ये भी एक बड़ी वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि आपकी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फैसिलिटी प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट अ गीगावाट ऑफ पावर इज़ एक्चुअली रनिंग ऑन अ डीजल जनरेटर। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं वहाँ पे।